हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस का प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 90% चांस है कि लड़ जाएगा। तो देखिए, चलिए हम क्वेश्चंस को लगाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का जो रंग होता है ये भूरा होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। यह है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4 और सल्फ्यूरिक अम्ल को बैटरी अम्ल कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है? बैटरी अम्ल। बैटरी अम्ल याद रखना। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो ऑक्सीकरण की क्रिया जो होता है दहन भी होता है और श्वसन भी होता है और भोजन का पचना भी होता है। तो यहाँ पर देखिए कि श्वसन या निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया दहन भी होता है, श्वसन और भोजन का पचन। तो क्या नहीं है? तो अवक्षेपण नहीं है, यानी ये वाला राइट इसका आंसर होगा। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, VVI है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को लगाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। तो आपको मालूम होगा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन का योग होता है वो क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाएगा? उपचयन कहलाएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कि ZnCuSO4 और ZnSO4 और Cu यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो सबसे पहला बात है कि संयोजन अभिक्रिया तो है ही नहीं और वियोजन अभिक्रिया भी नहीं है, क्योंकि संयोजन जो होता है दो पदार्थों के मिल से बनता है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, ये विस्थापन होगा या द्विविस्थापन होगा, बताइए। तो आप जानते हैं कि ये जो समीकरण है ये क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? विस्थापन। तो आपको याद रखना है ये विस्थापन अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी। और श्वसन कैसी प्रक्रिया है? उपापचयी प्रक्रिया है। श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये बात आप याद रखिए। अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अगर यहाँ पर पूछे आपसे कि धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड क्या होगा? क्षारीय। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय। ये बात आपको याद रखना। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय। और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय। ये बात याद रखना। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय और न तो क्षारीय, तो इसका रंग कैसा होगा। यानी जब लिटमस न अम्लीय रहेगा और न क्षारीय रहेगा, तब लिटमस का रंग कैसा होता है? तो लिटमस का रंग उस समय बैंगनी होता है। क्या होता है? बैंगनी होता है। आपको ये बात याद रखनी है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान जो होगा 4 तो हो ही नहीं सकता है, 3 हो ही नहीं सकता, 7 हो ही नहीं सकता। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन विजातीय यौगिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। तो निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बात याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। यानी ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है।
तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, आपको ये बात याद रखना है कि ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये प्रोटीन का पाचन करता है। और कितना स्टूडेंट क्या लगाएगा, इनमें से सभी, जो कि गलत है। ये ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। जैसे मुख गुहा में पाचन किसका होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि मुख गुहा में किसका पाचन होता है, मुख गुहा में किसका पाचन होता है, तो आपको याद रखना है मुख गुहा में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। तो ये भी बात याद रखनी है। हाइड्रा में पाया जाता है, तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन हमको याद रखनी है। कहता है न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया, न्यूक्लियस का मतलब हुआ केंद्रक, और यह शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया था, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, ये हमने आपको अभी ही बताया कि मुख गुहा में आहार के कौन सा भाग का पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि पौधों और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, यानी पौधा और पशु कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को हम क्या बोलेंगे, तो कोशिका विज्ञान बोलेंगे। यानी पौधा और पशुओं के कोशिका के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कोशिका विज्ञान बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। क्या है, वृद्धि। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार आया है। परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका जो होता है ये किसका हिस्सा है, ये आपसे पूछा है एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन आया है। तो परिशेषिका जो है ये आहार नाल का हिस्सा है। परिशेषिका किसकी हिस्सा है, आहार नाल की हिस्सा है। क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन होता है, तो पौधों में श्वसन कैसे होता है, जड़ में, तना में, पत्ती में, और ये सभी में जो है पौधों में श्वसन होता है। तो पौधों में श्वसन होता है, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, जो तिलचट्टा होता है, और आप जानते होइएगा तिलचट्टा जो है श्वास नली या ट्रैकिया से सांस लेता है। तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है, तो आप बोलिएगा श्वास नली। क्या बोलिएगा, श्वास नली। और तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, तो 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। और तिलचट्टा जो है, तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है, श्वास नली या ट्रैकिया। और टिड्डा का भी क्या है, श्वास नली या ट्रैकिया। अगर मनुष्य की बात करें कि मनुष्य का श्वसन अंग क्या है, तो फेफड़ा। और जितने भी जलीय जीव होता है उसका श्वसन अंग क्या है, तो जलीय जीव का श्वसन अंग है गिल्स। गिल्स से, गलफारे से वह लोग क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, जैसे मछली हो गया। तो ये क्वेश्चन सब आपको याद रखना है इसे रिलेटेड करके, और ये सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी कौन सा ऐसा बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो ये है निमोनिया। निमोनिया बीमारी किससे संबंधित है, श्वसन से संबंधित है। अगर निमोनिया किसी को हो जाता है सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न होती है। और मधुमेह की बात करें, मधुमेह जो है कैसे हो जाता है, ये भी आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो ये बात आपको याद रखना है कि किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित होते हैं। ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें रंध्र नहीं रहते, अनुपस्थित रहते हैं, तो ये है हाइड्रीला। हाइड्रीला एक ऐसा पौधा है जिसमें रंध्र जो होता है अनुपस्थित होता है। तो ये बात आपको याद रखना है। किण्वन, किण्वन किस क्रिया में पाई जाती है, किण्वन क्रिया पाई जाती है किसमें, तो यीस्ट में पाई जाती है। किण्वन का उदाहरण है जैसे दही बनना, शराब बनना, ये सब क्या है, किण्वन का उदाहरण है। दही बनना, शराब बनना, और भी चीज़ है जैसे टिड्डा का श्वसन अंग क्या है, मैंने आपको आगे ही बता दिया था कि टिड्डा का जो श्वसन अंग क्या है, तो ट्रैकिया है। टिड्डा का श्वसन अंग क्या है, ट्रैकिया है।
आपको ये बात भी याद रखनी है। अच्छा, एक और बात कि त्वचा का किसका मतलब त्वचा श्वसन अंग किसका है, ये भी बात आप याद रखिएगा। जैसे आप जानते हैं कि सानों का मित्र किसे कहा जाता है, केचुआ को। केचुआ, केचुआ का श्वसन अंग क्या होता है, तो केचुआ का श्वसन अंग जो होता है ये त्वचा होता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो आप जानते हैं कि क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। और पौधों में किसके कारण जो होता है कि पौधों में किसके कारण जो है पौधों का रंग हरा होता है, तो ये बात याद रखिएगा, क्लोरोफिल के कारण। और ये आपकी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया में होती है, भोजन का पाचन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया में होती है, तो आप याद रखना भोजन का पाचन जो है उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया में होती है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो आपको याद रखना है कि प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। और ये दोनों नियम आपको याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन को पूछा हुआ है। तो चलिए ये सब्जेक्ट आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, यानी फोकस दूरी जो होता है एफ, तो इसकी फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है, तो फोकस दूरी बराबर होता है r/2। और यहाँ पर दिया है 32 और वो भी किस दर्पण में, तो उत्तल में। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक, इसलिए आंसर तो प्लस वाला होगा। और 32/2 यानी 2 से आप काटिएगा, ये कितना आ जाएगा 16, तो +16 वाला इसका राइट आंसर होगा। आपको ये बात याद रखनी है। प्रकाश तरंग उदाहरण है, प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है, विद्युत चुंबकीय तरंग का। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है, विद्युत चुंबकीय तरंग का। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल दर्पण का। और ये आपको ये भी याद रखना है कि हम लोग जो दाढ़ी बनाते हैं उसमें कौन सा दर्पण का यूज होता है, तो अवतल दर्पण का ही यूज रहता है उसमें। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में ही पूछा हुआ है। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी, तो देखिए यहाँ पर हम लगा सकते हैं हवा, लेकिन इससे अगर आपसे पूछे कि निम्न में किसके माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है, तो आपको याद रखना है निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, निर्वात में। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, निर्वात में। और कितनी होती है निर्वात में, तो 3 × 10⁸ आपको ये भी बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ एग्जाम में। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, तो ये है अवतल लेंस, अवतल लेंस। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है तो समतल दर्पण में बनता है। किस दर्पण में बनता है, समतल दर्पण में बनता है, समतल दर्पण में। ये बात आपको याद रखनी है। निम्न में से कौन सा लेंस में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, लेंस के रूप में प्रयोग किसका हम नहीं कर सकते, मिट्टी का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो आपको ये बात याद रखनी है। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पर 34 नंबर जो क्वेश्चन है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए, यानी वस्तु का स्थिति जो है वस्तु कहाँ पर स्थित होगा, तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में वस्तु स्थित होगा। ये बात आपको याद रखनी है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है,
किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है, वह रेटिना कहलाता है, वहाँ पर ही प्रतिबिंब बनता है। ये बात आपको याद रखना है। ये नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, तो नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। आपको ये भी बात याद रखनी है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि वाले आँख साफ साफ देख सकती है, तो दूरदृष्टि वाली आँखें साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को। किस रंग का विचलन न्यूनतम यानी कम होता है, तो लाल रंग का। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो प्रिज्म का। ये प्रिज्म का उपयोग हम लोग स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए करते हैं। और यहाँ पर जब श्वेत प्रकाश को दिया जाता है तो स्पेक्ट्रम इसको क्या करता है, 7 रंगों में विभाजित कर देता है। आपको ये भी बात याद रखनी है, ट्रिक है बैजानीह पिनाला, तो आपको ये बात याद रखना है। तो क्वेश्चन है कि तरंगदैर्ध्य सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो तरंगदैर्ध्य किसमें व्यक्त किया जाता है, एंगस्ट्रम में। किसमें, एंगस्ट्रम में। तो ये 40 क्वेश्चन में अगर आपका 35 प्लस सही हुआ होगा तो समझिए आपकी तैयारी क्या है कि अच्छी हुई है। और आप इस सभी चीज़ को रिवाइज करते रहिए, अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम में कम से कम तो 90 प्लस लाइए। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।